मूवीज में तो ऐसे ही दिखाते हैं कि हिप्नोटाइज करके सच बुलवा लिया। अगर दुनिया में एक भी ऐसा एग्जाम्पल होता तो दूसरा जरूर मिलता, लेकिन हाँ, आदमी इतना ताकतवर हो सकता है कि वो एक हाथ से 200 किलो उठा ले, क्योंकि स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन में ऐसे लोग हैं जो 500 किलो, 600 किलो, 700 किलो उठा लेते हैं। तो एक टाइप का सूडो इफेक्ट है। लोगों को मोस्टली लगता है कि हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल है, जबकि ऐसा नहीं है। आप किसी को उसकी मर्जी के बिना न तो हिप्नोटाइज कर सकते हैं, न ही आप किसी को इस लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उससे कुछ भी करा सकें। अंधेरे में हमेशा कोई पीछे खड़ा है। हाँ, हम वो क्रिएट करते हैं, फिर अंदर अपने आप हीलिंग स्टार्ट हो जाता है और रिजल्ट आने लगता है। तो खुद को हिप्नोटाइज कर सकते हैं हम, क्योंकि हिप्नोटाइज मतलब हमारे माइंड में क्या है ना कि हम तो खो गए कहीं, कोई और कर रहा है, तो वो हमारे साथ सेम होता है। एनएलपी इसी का ब्रांच है। हिप्नोसिस अम्ब्रेला टर्म है, क्योंकि एनएलपी के जो क्रिएटर हैं रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्राइंडर, वो दोनों ही हिप्नोसिस के स्टूडेंट रहे हैं। हिप्नोसिस, मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन सब एक जैसे लग रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है इन तीनों चीजों में? एनएलपी अगर बुलेट है तो हिप्नोसिस इज द राइट गन टू शूट इट। अगर आपको हिप्नोसिस आता है और तब आप एनएलपी कर रहे हो, रेकी कर रहे हो, प्राणिक हीलिंग कर रहे हो, कोई भी तरीके की अल्टरनेट थेरेपी यूज कर रहे हो, अगर आपको हिप्नोसिस आता है तो उस अल्टरनेट थेरेपी का रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ आए हैं, हिप्नोसिस। और आज जिनके साथ बात करने वाले हैं वो हिप्नो गुरु हैं। तो चलिए मिलते हैं रविंदर जी से। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सुप्रीता जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, अच्छे पॉडकास्ट कर रहे हैं आप। यू आर इनवाइटिंग गुड पीपल, और आप जैसे क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सादगी से और बहुत सिंप्लिसिटी से, और जो इनोसेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपका टॉपिक ही बहुत मज़ेदार है। ऑफ कैमरा भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले हम बात ही यही करेंगे कि हिप्नोसिस होता क्या है। ओके, तो पहले हिप्नोसिस को जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हिप्नोसिस क्या नहीं है, क्योंकि हिप्नोसिस को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शन है। मोस्टली जैसे मैं आपसे, आप यहाँ से बाहर जाइए और किसी भी रैंडम इंसान से पूछिए हिप्नोटिज्म क्या है, तो वो क्या बताएगा? वो बताएगा कि माइंड कंट्रोल करना, वश में कर लेना, है ना। या हम न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं, पढ़ते हैं, या हम खबरें देखते हैं या मीडिया में देखते हैं कि सम्मोहित करके लूट लिया। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि हिप्नोसिस क्या नहीं है। तो ये जितनी धारणाएं आपने सुनी है अब तक, ये सब गलत है। लोगों को मोस्टली लगता है कि हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल है, जबकि ऐसा नहीं है। आप किसी को उसकी मर्जी के बिना न तो हिप्नोटाइज कर सकते हैं, न ही आप किसी को इस लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उससे कुछ भी करा सकें। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर देश के सारे क्रिमिनल्स को हम हिप्नोटाइज करके अच्छा इंसान बना देते हैं। सर, मूवीज में तो ऐसे ही दिखाते हैं कि हिप्नोटाइज करके सच बुलवा लिया। हाँ, अब ये दूसरा मिसकंसेप्शन है। मूवीज और टीवी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जिस चीज को नुकसान पहुंचाया है उनमें से एक हिप्नोसिस भी है, क्योंकि हिप्नोटिज्म की इमेज ऐसी बना दी गई है। हिप्नोटिज्म से आप किसी का कोई सीक्रेट पता नहीं लगा सकते। अगर ऐसा हो तो फिर हमारे देश के जवान अपनी जान दांव पे ना लगाएं, फिर रॉ, आईबी, सीबीआई जैसी एजेंसीज ना हो, फिर हमारे देश के जवान दूसरे देशों में जाके अपनी जान का रिस्क ना लें। फिर तो किसी की भी आंखों में देखा, हिप्नोटाइज किया और उससे सारे सीक्रेट्स पूछ लिए। पर ऐसा नहीं होता है। फिर तो जुडिशरी की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। फिर तो जज साहब को पता होगा कि इसने क्राइम किया है कि नहीं किया है। आंखों में देख के या हिप्नोटाइज करके पता लगा लेंगे कि वो सच बोल रहा है कि झूठ। तो आप किसी का सीक्रेट भी नहीं जान सकते। ये बहुत, हिप्नोसिस सेफ है, कभी भी आपको ऐसी वल्नरेबल स्टेट में नहीं ले जाएगा। एक तीसरा मिसकंसेप्शन है कि हिप्नोटिक स्टेट में जाने के बाद सब्जेक्ट सब कुछ भूल जाता है, या जिसको हिप्नोटाइज किया जाता है वो उसके बाद भूल जाता है। ऐसा भी नहीं है। ये भी सिर्फ सिनेमा ने हमें एक छवि दी है कि बाद में उसे याद ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। ऐसा नहीं है, कोई कुछ नहीं भूलता है। आपको याद रहता है, आपको समझ में आता है। और जब किसी को हिप्नोटाइज करके हम उसको कमांड दे रहे होते हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड को जब हम कमांड दे रहे होते हैं, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड समझ पाता है कि ये क्या कराया जा रहा है मुझसे। और ऐसा नहीं है कि वो किसी अलग ही स्टेट में चला गया कि वो कुछ भी कर रहा है और अब उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहा है। नहीं, अब ये बिल्कुल मेडिटेशन जैसा फील होता है। थोड़ा अलग है मेडिटेशन से, लेकिन होशो हवास में होता है इंसान, सब कुछ सुन रहा होता है, समझ रहा होता है। और एक और मिसकंसेप्शन है, और वो ये है कि कमजोर लोगों के साथ हिप्नोटिज्म काम करता है, जो कमजोर दिमाग वाले हैं या जो वीक माइंडेड पीपल हैं। जबकि ऐसा नहीं है। हिप्नोटिज्म उनके साथ सबसे ज्यादा अच्छे से काम करता है, या वो इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिनका माइंड एंड बॉडी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, जो थॉट को इंस्टेंटली फील कर सकते हैं। तो हिप्नोटिज्म प्योर एंड प्योर पॉजिटिव स्टेट है। इसमें आपका दिमाग कहीं खोता नहीं है, इनफैक्ट फोकस्ड हो जाता है। इसमें आप कोई चीज रिवील नहीं करते हो, इनफैक्ट आप बहुत गहराई से एनालिसिस कर पाते हो, अवेयर हो जाते हो। जैसे हम
अगर लॉजिकली देखें, कोई इंसान होश में बैठ के अपने किसी पास्ट के किसी पेन से बाहर आना चाहता है, फॉर एग्जांपल किसी के अंदर कोई हैबिट है वो उसे छोड़ना चाहता है, और पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से वो उस पर लगातार काम कर रहा है, पर कुछ दिन काम होता है फिर नहीं होता है। सुबह जागना हो गया, वर्कआउट हो गया, हेल्दी डाइट हो गई, शुगर छोड़ना हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, उसे लॉजिकली पता है, कॉन्शियसली पता है कि उसे इस पे काम नहीं कर, ये चीज़ इस तरीके से कंज्यूम नहीं करनी है, उसे छोड़ देना है उसको। लेकिन कॉन्शियस माइंड को पता होने के बाद भी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बिलीफ में वो इमोशन बस गया है, तो वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है। कुछ दिन कोशिश करने के बाद वापस हम अपने पैटर्न्स में वापस आ जाते हैं। तो हिप्नोटिज्म इतनी ब्यूटीफुल साइंस है कि वो पैटर्न बने कैसे और उन पैटर्न्स को आप इजीली रिलीज कैसे करोगे, हिप्नोटिज्म के जरिए वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए आपको फोकस होना जरूरी है, और हिप्नोटिज्म आपको फोकस्ड अवस्था में ले जाता है। हाँ, ये मैजिक जैसा फील क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंटली वीव्ड कमांड्स के थ्रू किया जाता है। जैसे मैं आपसे कुछ कराना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोलूंगा वो, मैं आपको एक स्मार्ट लैंग्वेज फ्रेम करके किस तरीके से वो स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही ये सोचे, यार मुझे मीठा छोड़ते ये सब होने लगेगा, ये तो कितनी कमाल की बात है, मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। तो एक टाइप का सूडो इफेक्ट है। हाँ, हम वो क्रिएट करते हैं, फिर अंदर अपने आप हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और रिजल्ट आने लगता है। जैसे हिप्नोसिस को ये सारी भ्रांतियां हटाने के बाद सरल भाषा में समझें, हिप्नोसिस आपके हिप्नोटिक स्टेट, आपके अवचेतन मन की एक ऐसी अवस्था है जहां आपका दिमाग ओपन होता है, इमोशनल होता है, रेडी होता है किसी भी बदलाव को स्वीकार करने के लिए, और एक सेशन में किया गया काम कई अवेयर और कॉन्शियस थिंकिंग प्रोसेस से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है। जो आप 2 घंटा बैठ के एनालाइज करके रिजल्ट निकालते हैं, अगर सब्जेक्ट सही स्टेट में है, सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल स्टेट में है, ओपन है, तो वहां जैसे ही कमांड दी जाएगी तुरंत दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये एक रिसेप्टिव स्टेट है। इसमें हम आसानी से इमोशंस को कनेक्ट कर सकते हैं, आसानी से हैबिट्स छोड़ सकते हैं, चीजें इन पर काम कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव साइंस है। जैसे एक क्विक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम आपके साथ, ठीक है? अब तक आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या है, कैसे काम करता है, लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया कि ये नेगेटिव तो नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ये सब होता तो इनको कैसे यूज कर रहे होते हैं लोग, राइट? तो फिर ये है क्या, इसको एक्सपीरियंस करते हैं। हिप्नोसिस का यूज कहाँ पे आता है, क्या करते हैं? वही करके देखते हैं, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एक काम कीजिए, एक बार दोनों हाथ ऐसे सामने ले आइए, पेन रख दीजिए साइड में, दोनों हाथ ऐसे सामने ले आइए और ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आपने एक बलून पकड़ा हुआ है अपने हाथों के बीच में, और उस बलून को देखिए, उसके प्रेशर को अपने हथेलियों में फील कीजिए, उसके टेक्सचर को फील कीजिए, उसका कलर देखिए, और अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और अब अपनी बंद आंखों में उस बलून को इमेजिन कीजिए, अपनी हथेलियों में उसको फील कीजिए, उसके प्रेशर को फील कीजिए, और अब इमेजिन कीजिए कि उस बलून में एक छोटा सा छेद हो गया है और उसमें से हवा निकल रही है। और जैसे जैसे बलून छोटा होता जा रहा है, हवा निकलती जा रही है, बलून और छोटा और छोटा और छोटा होता जा रहा है, उसे गिरने नहीं देना है, उसे पकड़ के रखिए, स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। और जैसे जैसे बलून और छोटा होता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके हाथ अपने आप एक दूसरे के नजदीक आना चाह रहे हैं। और अब हाथों को यहीं रखेंगे, ओपन योर आइज, राइट? हाथ नीचे कर लीजिए। अब मुझे 2-3 सवालों का जवाब दीजिएगा। जब हमने स्टार्ट किया तो आपको इमेजिन हुआ या नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जब हमने आंखें बंद करके एक साउंड इफेक्ट क्रिएट किया, तो क्या आपने फील किया कि आपके हाथ कुछ इस तरीके से मूव हो रहे हैं? ये फीलिंग आई, मैं कोशिश कर रही थी कि वो ना हो, यस। तो यहाँ पे हुआ ये कि हमने एक इमेजिनेशन के जरिए एक प्रोसेस स्टार्ट किया। विद इन 10-20 सेकेंड्स हमने एक इमेजिनरी बलून बनाया, और उस बलून ने आपके हाथों के अंदर एक मूवमेंट पैदा कर दी। हालांकि आपने कॉन्शियसली उसको रोका, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये बलून एक इमोशन है जिसको हम रिलीज कर रहे हैं, तो आप आसानी से उस इमोशन को फॉलो करके रिलीज कर सकते हैं। हाथों के बीच में सच में कोई बलून नहीं था, फिर भी आपकी बॉडी में एक मूवमेंट हुई। तो सोचिए वो सारे बलून्स जो हम सबके साथ बचपन से हैं, फियर, फोबिया, एंजाइटी, किसी ने कुछ कह दिया, ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है मुझे, ये खाने में सब्जी पसंद नहीं है, मैं इस जगह पे जाके बीमार हो जाता हूँ, मुझे ये मौसम में एलर्जी हो जाती है, ये सारे हजारों बलून्स हैं जिन बलून्स को हम अटेंशन देते हैं
वो ग्रो करते हैं। जिन बलून्स को हम अटेंशन देना कम कर देते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, उनमें से हवा निकलती है और वो छोटे हो जाते हैं। बचपन में बहुत सारे फियर होंगे जो आज नहीं है शायद। जैसे बचपन में हो सकता है कि ऐसा लगता था कि बिस्तर के नीचे से शायद भूत निकल के आएगा, दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। आज हम अपने घर में हमेशा कोई पीछे खड़ा है। हाँ। आज लॉजिकली हमने उन गुब्बारों की हवा निकाल दी है, पर कुछ कोर इमोशंस आज भी हैं, बचपन के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। तो हिप्नोसिस ऐसे इमेजिनेशन के जरिए सबकॉन्शियस माइंड में जाके उन बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के काम आता है। तो क्या ये एनएलपी है? एनएलपी इसी का ब्रांच है। हिप्नोसिस अम्ब्रेला टर्म है, क्योंकि एनएलपी के जो क्रिएटर हैं रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्राइंडर, वो दोनों ही हिप्नोसिस के स्टूडेंट रहे हैं। रिचर्ड बैंडलर और एनएलपी में जो आप मेटा मॉडल पढ़ते हैं वो एक हिप्नोटिस्ट का ही दिया हुआ है, मिल्टन एच एरिक्सन, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न हिप्नोसिस कहा जाता है। जो एनएलपी हिप्नोसिस का ब्रांच है। एनएलपी में क्विक टेक्निक्स हैं जो रिपीटेशन के बेसिस पे बनी हुई हैं। जैसे यहाँ मैं आपको योग निद्रा जैसी एक स्टेट में या मेडिटेशन जैसी एक स्टेट में ले जाता हूँ, और जब हम उस स्टेट में जाते हैं और मैं कहता हूँ कि इमेजिन करो अब ये बलून छोटा हो रहा है, आपको इंस्टेंटली फील होता है। अब मैं उस बलून में हवा की जगह एक फियर डाल सकता हूँ, एक पुरानी मेमोरी डाल सकता हूँ, एक कोई सैड इमोशन डाल सकता हूँ, एक कोई हैबिट डाल सकता हूँ, और जैसे जैसे वो रिलीज होगा आपके अंदर आपको वो रिलीज होता हुआ फील होता है। एनएलपी क्या करता है? एनएलपी क्विक टेक्निक्स हैं जो रिपीटेशन पे बेस्ड हैं। एंकरिंग हो गया, उसमें सब मोडालिटीज पे काम करना हो गया। एनएलपी मॉडर्न डे के हिसाब से क्विक टेक्निक्स बनाई गई थी कि हमारा दिमाग किस तरीके से पैटर्न्स बनाता है, उनको कैसे रिवर्स किया जा सकता है। हिप्नोसिस कहता है कि पैटर्न कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर आप सही स्टेट में आ गए, आप रिसेप्टिव स्टेट में आ गए, तो जब मेरे कहने से आपके हाथ नजदीक आ रहे हैं तो मेरे कहने से आपका फियर भी जाएगा। So hypnosis is more about experience and emotions, whereas NLP is all about repeating the same emotion, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी को घटाते जाते हैं हम। तो ज्यादा क्या काम करता है एनएलपी या हिप्नोसिस? किसी भी एनएलपी अगर बुलेट है तो हिप्नोसिस इज द राइट गन टू शूट इट। अगर आपको हिप्नोसिस आता है और तब आप एनएलपी कर रहे हो, रेकी कर रहे हो, प्राणिक हीलिंग कर रहे हो, कोई भी तरीके की ऑल्टरनेट थेरेपी यूज कर रहे हो, अगर आपको हिप्नोसिस आता है तो उस ऑल्टरनेट थेरेपी का रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। आपने सेशन की बात करी थी हिप्नोसिस में, तो एक्चुअली सेशन के अंदर होता क्या है हिप्नोसिस में? कुछ नहीं होता है। जो सब्जेक्ट है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी को कोई पास्ट की कोई पेनफुल मेमोरी परेशान कर रही है, या मान लीजिए कि किसी को कोई फियर है, या किसी को कोई अपनी हैबिट चेंज करनी है, जैसे कि कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ जाता है और उसकी वजह से उसके रिलेशंस बहुत खराब होते हैं, एंगर इश्यूज हैं, तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि मोस्टली वो किन किन मोमेंट्स पे उसको एंगर आता है और वो अंदर क्या फील करता है। बस मैं उसे सही अवस्था में लेके जाऊंगा। वो एक प्रोसेस है, गाइड करते हुए हम उसको एक मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाते हैं। जैसे अभी हम आपके हाथों, मैंने इमेजिन कराया आपको, मैंने बोला इमेजिन कीजिए कि बलून है, तो मैंने आपके विजन सेंस को उसमें डाल दिया। फिर मैंने कहा उसके टेक्सचर को फील कीजिए, मैंने आपकी टच सेंस को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। फिर मैंने एक आवाज़ क्रिएट की, तो मैंने आपके साउंड सेंस को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। आपकी सेंसेस के थ्रू मैंने एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया। ऐसे ही जब उस इंसान को एंगर आता होगा तो उसकी सेंसेस में क्या चल रहा है, उसको सामने दिखाई क्या दे रहा है। जैसे आपने बताया कि 1.5-2 साल पहले, अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आपको एक किचन में एक इंसिडेंट हो गया था, एक एक्सीडेंट हो गया था। तो अब जब आप उसके बारे में सोचते हैं, शायद अब आपने ओवरकम कर लिया, लेकिन जैसे ही किचन में सेम सिचुएशन होगी, आपके दिमाग में वो 2 साल पुराना वाला मोमेंट इंस्टेंटली रिक्रिएट हो जाएगा। विजन वही क्रिएट हो जाएगा, भले ही आप दूसरे किचन में हो, दुनिया किसी भी कोने में हो, विजुअल वही आएंगे। बॉडी में जो सेंसेशन फील हुई थी, एक्सपीरियंस वही क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आप मेरे पास आते हैं और उस फियर को बाहर निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको उस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कैसे करना है इसके लिए प्रिपेयर करूंगा। तो वहां पे जो कुछ भी हुआ उसको पास्ट में समझ के उसको वहीं कैसे छोड़ा जाए। हर सेशन का अलग एक तरीका होता है करने का। ऐसे कोई एंगर लेके आ रहा है मेरे पास, एक क्वेश्चन, एंगर इशू से सब लोग बहुत सफर कर रहे हैं, राइट? तो मुझे ऐसे कुछ टॉप 5 या 3 टेक्निक्स बता दो आप, जिससे वो खुद पे प्रैक्टिस करके इसको कम कर सकें। इसकी ना बहुत सारी टेक्निक्स है, उनमें से एक सबसे इफेक्टिव टेक्निक है, वो होता है व्हाट इफ आई। व्हाट इफ आई मतलब क्या हो अगर मैं इस बार ऐसा रिएक्ट करूं। देखिए, एंगर का मतलब क्या है? एंगर का मतलब है, आप अंडरलाइन इमोशन जो है वो एंगर का समझिए, उसको हम कहते हैं मेरे हिसाब से होना चाहिए।
ये वाली विडंबना, द tyranny ऑफ शुड. व्हाट आई वांट, पीपल शुड बिहेव लाइक दैट. चाहे वो ये बॉटल है, मान लो मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं खुल रही है, और अगर कोई इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो फटाक से इसको फेंक देगा, राइट? वो चाहता है इसे खोलना लेकिन नहीं खुल रहा है. जैसे रूबिक क्यूब कोई सॉल्व कर रहा है, चाहता है सॉल्व करना, नहीं हो रहा है, तो मैं जो चाहता हूं वो हो जाए. अंडरलाइन इमोशन यही है एंगर का, और कोई इमोशन नहीं है, और कोई आपको वो नहीं मिलेगा. जिसको भी एंगर इश्यूज हैं, वो 5 ऐसे सिचुएशंस उठा ले जिन पे वो मोस्टली एंग्री होता है. जैसे उसके बाद कोई नहीं मान रहा है, तो कोई अननेसेसरी हॉर्न बजा रहा है, तो कोई ट्रैफिक में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बॉस की शक्ल देख के, कोई भी 5 ऐसी चीजें उठा लो जिससे आपको ये परेशानी होती है, एंगर आता है. अब बैठ के सिर्फ आंखें बंद करके, और इस बार उस सिचुएशन में जाओ जो पास्ट में हुई थी. मान लो बॉस से किसी बात पे झगड़ा हुआ, और बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, तो अक्सर एम्प्लॉय बोलते हैं कि मैं अपने मैनेजर को देखता हूँ, मुझे पता होता है, मैं वो अभी उसने जैसे ही ये बोला ना, मेरे को उसी टाइम आग लग जाती है. मोस्टली लोग इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं. यहां पूछना है व्हाट इफ आई, क्या हो अगर मैं इस बार ऐसा रिएक्ट ना करके वैसा करूं जो आप सॉल्यूशन चाहते हो. तो एक होता है करंट स्टेट जो आपके साथ अभी हो रही है, कोई भी 5 सिचुएशन उठा लो जिनमें आपको एंगर ट्रिगर होता है. एक होता है डिजायर्ड स्टेट जो आप अचीव करना चाहते हो. आंखें बंद करो, खुद को रिलैक्स करो, और उस सिनेरियो में जाओ, और जो आप करते हुए देखना चाहते हो खुद को, उसकी मूवी चलाओ अपने दिमाग में, ठीक है? और एंगर करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करो 10 से 15 बार, व्हाट इफ आई स्माइल ऑन दिस, व्हाट इफ आई लेट गो ऑफ दिस. क्या हो अगर मैं इस बार थैंक यू बोल के निकला हूं, क्या हो अगर मैं इस बार माफ कर दूं, क्या हो अगर मैं इस बार ये समझूं कि ठीक है यार, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में ऐसा बोल रहा है, वो मुझे पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा है. क्योंकि ये बातें बाद में होश में याद आती हैं आपको. तो ये थोड़ा मुश्किल नहीं है सर करना? मैं वही बता रहा हूँ, आपको होश में याद आती हैं कि यार ठीक है ना, टाल भी तो सकता था, पर मुझसे रुका ही नहीं गया. होता है ऐसा, राइट? बाद में ये बातें आती हैं. ये आपको प्रिपेयर करना है उस इंसिडेंट को में जाने से पहले खुद को. और ये मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आप कॉन्शियसली तो जानते हो कि आपको क्या करना है, इमोशंस में नहीं उतार पाते हो. तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद को पहले एक रिलैक्स स्टेट में लेके जाओ. जब आप डीपली रिलैक्स हो जाते हो, जैसे लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन में आप क्या अचीव कर रहे हो? कोई सक्सेस अचीव कर रहा है, कोई पैसा, कोई गाड़ी, कोई घर. मैनिफेस्टेशन ही तो है ये एक तरीका का कि जब ये इंसिडेंट आएगा तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है. आप अपने दिमाग के अंदर जो इमेजेस बना के घूम रहे हो ना, जो इमोशंस लेके घूम रहे हो, वो इमेजेस से ट्रिगर होते हैं. तो जब आप ये इमेजेस बना लोगे ना अपने अंदर कि इस बार मैं बॉस से मिला, बॉस ने ऐसा बोला, और बस मैं मुस्कुरा दिया, मतलब मैं इजीली हैंडल करके आ गया, तो ये बहुत एक आसान तरीका है, व्हाट इफ आई. दूसरा एक तरीका है ब्रिंग इट ऑन. ब्रिंग इट ऑन एक तरीका होता है, उसमें होता है कि अच्छा मुझे इस बात पे गुस्सा आता है, देखते हैं कैसे आता है. गिव दिस टू योरसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने चीट किया और मुझे बार बार वो बात याद आ रही है, ठीक है? अब मैं बैठा हूं और वो बात ट्रिगर हो गई. मैं बस एक सिंपल इमेजिनेशन प्रैक्टिस करूंगा. मैं अपने आप को साइड में खड़ा करूंगा, एक ट्रेनर या एक मेंटोर की तरह, और यहां बैठे हुए इंसान को एक बच्चे की तरह देखूंगा, कहूंगा ठीक है, लेके आओ तुम्हारा इमोशन, ब्रिंग इट ऑन, बताओ इसमें क्या है. अगर हमें कोई सुन ले तो हमारा ग्रीफ खत्म हो जाता है. इसलिए लोग राइटिंग करते हैं, जर्नलिंग करते हैं. ऐसे ही एंगर है, आप जो कहना चाहते थे क्योंकि कह नहीं पाए तो अंदर अंदर फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, या इस डर से नहीं कहा कि कह दूंगा तो रिश्ता खराब होगा, तो ब्रिंग इट ऑन. सोचो, अच्छा ये कहना था, ओके कह दिया. अब देखिए, या तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो या आप सेल्फ हेल्प करो. सेल्फ हेल्प में एक ही तरीका काम कारगर है. आप जो रिएक्ट करने वाले हो उसको पहले देख लो, व्हाट इफ आई, मतलब ऑल्टरनेट रास्ते निकालना. एंड दूसरा, बैठ के इतने अच्छे से देख लो, ब्रिंग इट ऑन, ले आओ, देखते हैं. ये 2 तरीके हमेशा काम करते हैं. अगर कोई मेरे पास सेशन के लिए भी आता है तो मैं उनको इसी प्रोसेस में लेके जाता हूं, पर वहां मैं गाइड करने वाला होता हूं. तीसरा फिर होता है, जब भी आप एंग्री होते हैं उस सिचुएशन में, तो सबसे आसान है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए. क्या हो रहा होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में? मसल स्टिफ हो जाते हैं, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, और आपका गुस्सा शांत करने के लिए कोई आपको क्या सजेशन देता है?
कोई बात नहीं, गहरी सांस ले, पानी पी ले। क्यों दिया जा रहा है आपको पानी? क्यों गहरी सांस लेने के लिए कहा जा रहा है? डाइवर्ट प्लस इंस्टेंट डीप रिलैक्सेशन आती है जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो। जैसे ही गहरी सांस लेते हो, आपका माइंड गहरी सांस में शांत हो जाता है। तो आप, कुछ लोग ये टेक्निक भी अपनाते हैं कि 5 4 3 2 1 5 गहरी सांसें लेके खुद को शांत कर लेते हैं अगर उस सिचुएशन में हो तो। लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप पहले से खाली बैठ के अपने आप को प्रिपेयर करो इन चीज़ों के लिए। तो इंस्टेंटली जब वो सिचुएशन आएगी, ताकि आपके माइंड में इमेजेस हो कि रिएक्ट कैसे करना है, तो ब्रिंग इट ऑन, डीप ब्रीदिंग और व्हाट इफ आई, ये 3 टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो एंगर में। सर सारी बातें सुन के ना मैं कंफ्यूज हो गई। हिप्नोसिस, मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन सब एक जैसे लग रहे हैं। हाँ। तो डिफरेंस क्या है इन तीनों चीजों में? ओके, मैनिफेस्टेशन होता है जब आप अपने आप को हिप्नोटाइज करते हो किसी खास गोल को अचीव करने के लिए। मैनिफेस्टेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसकी एक क्लियर इमेज बनाओ और आप विजुअलाइज करो कि आपने वो अचीव कर लिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसको विजुअलाइज करो। जैसे कि मेरे पास मेरी मनपसंद गाड़ी है, फिर आपको बोला जाता है कि आप इमेजिन करो उस गाड़ी में बैठे हो। इसके अंदर आपकी सेंसेस इन्वॉल्व की जाती हैं। गाड़ी के स्टीयरिंग को फील करो, गाड़ी की जो अंदर की जो अरोमा है उसको फील करो, उसकी जो सीट है उसके टेक्सचर को फील करो, उसके कलर को देखो। ये क्या किया जा रहा है? ये आपके माइंड को बार बार हिप्नोटाइज ही किया जा रहा है उस एक गोल को आप अचीव कर चुके हो ऐसा फील कराने के लिए। जब आपको ये फील होने लगता है कि मैं अचीव कर चुका हूं, उससे होता क्या है? कोई मिरेकल नहीं होता है, आप अलाइन हो जाते हो उस लक्ष्य की तरफ। आपके अनकॉन्शियस बिहेवियर में से अलाइनमेंट निकल के आती है कि आपके स्टेप्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके गोल की तरफ बढ़ते हैं। आपका माइंड फोकस्ड होता है तो आप अपॉर्चुनिटी देख पाते हो। जैसे वो अर्जुन का एग्जाम्पल देते हैं, मछली की आंख या पक्षी की आंख देखना। तो पूरा पेड़, पूरा जंगल, फिर उसमें से पेड़, फिर पेड़ में बैठे बहुत सारी टहनियां, उनमें फिर एक पक्षी और पक्षी की सिर्फ आंख। तो मैनिफेस्टेशन वो आंख को देखने का प्रोसेस है, बट दैट इज हिप्नोसिस ओनली। तो हिप्नोसिस में भी तो हम यही कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन हिप्नोसिस ही है। यस, वो सेल्फ हिप्नोसिस है। उसमें कोई आपको गाइड नहीं कर रहा है, आप बस आंख बंद करके अपनी सेंसेस के अंदर एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हो कि मैंने वो गोल अचीव कर लिया है। फिर आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का पर्पस होता है पीस ऑफ माइंड। मेडिटेशन में ना तो आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ना आपको कोई इमोशन छोड़ना है। मेडिटेशन का मतलब है सिर्फ ध्यान में बैठना और उस अवस्था में स्थिर रहने की कोशिश करना। मोस्टली मेडिटेशन का पर्पस होता है पीस ऑफ माइंड। मैनिफेस्टेशन का पर्पस होता है कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना, अचीव करना। एंड हिप्नोसिस, ये दोनों में ही यूज़ किया जा सकता है। तो हिप्नोसिस के थ्रू आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो, जो कि कोई कोच कराता है आपको, तो वो हिप्नोसिस मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर रहा है। खुद से कर रहे हो तो वो सेल्फ हिप्नोसिस है, बट इसको हम लोग मैनिफेस्टेशन कह देते हैं। मैनिफेस्टेशन तो उस पूरे प्रोसेस का नाम है, लेकिन उस प्रोसेस जो यूज हो रहा है वो मेथड्स हिप्नोसिस के हैं। ओके, तो खुद को हिप्नोटाइज कर सकते हैं हम, क्योंकि हिप्नोटाइज मतलब हमारे माइंड में क्या है ना कि हम तो खो गए कहीं, कोई और कर रहा है, तो वो हमारे साथ सेम होता है। आप मेडिटेशन करते हैं? बहुत रेयरली करते हैं। आप सबसे ज्यादा रिलैक्स कब होते हैं दिन में? सुबह उठ के या रात को सोने से पहले? अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। अर्ली मॉर्निंग। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप एक शांत से स्टेट में होते हैं, राइट? और उस टाइम पे ना आपकी सेंसेस भी इतनी ट्यून होती हैं कि छोटी से छोटी आवाज भी आपको सुनाई दे रही होती है, आपको अपनी ब्रीदिंग महसूस हो रही होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त बहुत सारे डेटा से भरा हुआ नहीं होता। तो जब आपका माइंड डेटा से भरा हुआ नहीं है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ओपन टू रिसीव एनीथिंग, ओपन है वो इमोशंस को रिसीव करने के लिए। उस मोमेंट पे जब आप कोई भी दिन की तैयारी करते हो, जैसे बच्चों को कहा जाता है उस मोमेंट पे पढ़ने के लिए, जैसे हमें कहा जाता है, बड़ों को कहा जाता है कि दिन कैसे जीना है ये निर्धारित कर लो, अपनी टू डू लिस्ट बना लो, या आज का दिन किस इमोशन में रहना है वो निर्धारित कर लो। रिलीजियस लोग कहते हैं सुबह उठ के ईश्वर का ध्यान करो, पूजा पाठ करो, भक्ति में दिन लगाओ। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप नेचुरली एक हिप्नोटिक स्टेट में होते हो, जो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कहा जाता है। देखिए, सेल्फ हिप्नोसिस क्या है, इसकी स्टेट, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, स्टेट। ये स्टेट कौन सी स्टेट है? हमारा ब्रेन अलग अलग फ्रीक्वेंसी में होता है। जैसे हम हार्ट की ECG करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वैसे ही ब्रेन फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हम EEG करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम।
तो हमारा माइंड जो है वो अलग अलग, हमारा ब्रेन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होता है। सबसे पहले होती है बीटा फ्रीक्वेंसी। बीटा जो होती है वो 14 to 21 साइकिल होती है। उसमें ना हम अवेयर हैं। अभी जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं कॉन्शियस हूँ, आप जो पूछ रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ, आप उसमें से सुन रही हैं, इसमें से और क्वेश्चन क्या निकलेगा। अभी हम जागरूक हैं, जागृत अवस्था में, ये बीटा स्टेट है। लेकिन अगर मैं आपको कोई चीज़ आपकी पास्ट की मेमोरी के बारे में बोलूं और आपको बोलूं कि उस दिन क्या हुआ था, एंड जैसे ही आप पास्ट में जाने लगेंगे आप यहाँ से कुछ देर के लिए कट हो जाएंगे, आप बीटा से अल्फा स्टेट में शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ हमारा माइंड जो है वो 7 to 14 साइकिल पर सेकेंड पे फ्लक्चुएट हो रहा होता है। वो अल्फा स्टेट है। ये मेडिटेशन वाली स्टेट होती है। जब हम किसी इमोशन में होते हैं वो अल्फा स्टेट होती है। जब हम पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हैं ये अल्फा स्टेट होती है। हम गाने सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, हम किसी सीन में इतना खो गए हैं, जैसे कई बार होता है ना जब हम रिलैक्स्ड होते हैं। यस, जैसे कई बार मूवी देखते हैं तो कोई हॉरर सीन होता है या सीन होता है तो इतना एकदम ऐसा हो जाता है कि पॉपकॉर्न यहीं रुक जाता है कुछ सेकंड के लिए, एंड देन सीन खत्म होता है, देन ऐसा लगता है बाहर आए हैं उसमें से निकल के एकदम। वो अल्फा स्टेट है। फिर इससे डीपर एक स्टेट होती है, वो होती है थीटा स्टेट। थीटा स्टेट में और गहरी ध्यान अवस्था में चले जाते हैं आप, जिसको डीप मेडिटेशन कहा जाता है, जिसमें हम अपने इंट्यूशन प्रोसेस में पहुंच जाते हैं, जिसमें हम अपने सुपर पावर, जो हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। एनर्जी हमारी जो है, जो डीपर लेवल की एनर्जी है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक चौथी स्टेट आती है, दैट्स कॉल्ड डेल्टा, जिसमें हम सो जाते हैं। तो बीटा हाईली कॉन्शियस अवेयर, डेल्टा स्लीप स्टेट। इसके बीच में जो अल्फा एंड थीटा है, जो इमोशंस, मेडिटेशन, इमेजिनेशन, ये वाली जो अवस्था है, ये इसको हम हिप्नोटिक स्टेट बोलते हैं। तो सेल्फ हिप्नोसिस का मतलब है खुद को अल्फा या डेल्टा में लेके जाना, चाहे वो मैनिफेस्टेशन के लिए हो, चाहे वो किसी पुरानी मेमोरी के लिए हो। आप चाहे तो जानबूझ के जाएं, चाहे आप खाली बैठे बैठे बस अपने स्कूल के फ्रेंड के बारे में सोचते हो, वहाँ से फिर अचानक से किसी और जगह के बारे में सोच लें, फिर एक गाना बजने लगे। ये जो इमेजिनेशन में घूम रहा है, इस बीच में आप ये भूल गए कि कहाँ बैठे थे। जैसे आप कट हुए, वो एक सेल्फ हिप्नोटिक स्टेट ही है। बस जब आप सीख जाते हो तो आप जानबूझ के खुद को उस अवस्था में ले जाते हो ताकि आप उसको यूज कर पाओ। अब यूज क्यों करना है और कैसे कर पाओगे? अगर आप अल्फा स्टेट में, मान लो मैं जाना सीख गया, अल्फा स्टेट का मतलब क्या है? गहरी शांत अवस्था। कौन से माइंड को एक्सेस करते हैं हम यहाँ पे? सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा पावर हाउस, हमारा खजाना, जिस पे आज दुनिया भर की रिसर्चेज हो रही हैं, जिस पे आज दुनिया भर के लोग बात कर रहे हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना। मैनिफेस्टेशन के लिए सबकॉन्शियस माइंड प्रिपेयर हो रहा है। एनएलपी में सबकॉन्शियस माइंड पे बातें हो रही हैं। रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, और पता नहीं किस किस टॉपिक पे हर जगह सबकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है। तो समझिए कि हमारे माइंड का 90% हिस्सा जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है और 10% हिस्सा है कॉन्शियस माइंड। मतलब 10% हम लॉजिकल होते हैं, 90% हम इमोशनल होते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास इमोशंस हैं। इसीलिए जब किसी को पता होता है कि उसको चाय छोड़नी है, वो छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि चाय जब पीना शुरू किया था तो उसके साथ इमोशन जुड़ गए थे। कैसे जुड़ गए थे? किसी दोस्त ने कहा होगा कि तेरी मेरी दोस्ती चाय वाली दोस्ती है। कभी माँ बाप को ये कहते हुए सुना होगा, सुबह सुबह एक चाय मिल जाए कड़क तो मजा आ जाता। ये सब कॉन्शियस माइंड ने इमोशंस की उठा लिए। अब लॉजिकली पता है कि चाय नुकसान दे रही है, पर ये जो इंस्टा की फीड आ रही है, तुम क्या जानो चाय पीने वाले लोगों का रुतबा क्या होता है, ये कॉफी वॉफी, हमने ये जो ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है, चाय लवर्स हैशटैग चल रहे हैं, टी वाले चाय वाले यार, ये जो ग्लोरिफिकेशन है ये इमोशन है। और इमोशंस हमेशा हावी रहेंगे लॉजिक पे। तो 90% सबकॉन्शियस माइंड जो इमोशनल है वो 10% लॉजिक को हरा ही नहीं सकता। लेकिन अगर उस लॉजिक को हराना है तो उसको इमोशन से हराया जाएगा। अब वही चाय वाले को अगर ये बोल दिया जाए कि जहां तुमने चाय पी वहीं तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को एसिडिटी हो जाएगी, कुछ तो ऐसा उसको कनेक्शन अगर बैठ जाए सबकॉन्शियसली कि यार मैंने आज भी सुबह उठते, जैसे रिलीजन में होता है मोस्टली। मेरे माइंड में यही क्लिक किया कि हमारे जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे ना, या पूर्वज जो बिल्कुल हैं, उन्होंने ऐसे ही कुछ बना दिया है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। जैसे नवरात्रि के लिए हमें क्या कहा जाता है कि देवी के उपवास रखिए, पर इसका एक फिजिकल एस्पेक्ट भी है। आप जब एक ऋतु परिवर्तन से दूसरे ऋतु परिवर्तन में जाते हैं तो आपको अपने शरीर को प्रिपेयर करना होता है उसके लिए। इसीलिए साल में 12 महीने हैं, 4 बार नवरात्रि
नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 हमें पता होता है, 2 को लोग बोलते हैं गुप्त नवरात्रि हैं, लेकिन वो हर तिमाही के बाद बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? वो इसीलिए बनाया गया है कि 3 महीने की एक ऋतु के बाद आप दूसरे, जब ट्रांजिशन हो रहा है, आप अपनी डाइट में चेंजेस करोगे, और 7 से 10 दिन लगते हैं हमारे शरीर को खुद को रिन्यूएट करने में, अंदर से पूरे प्रोसेस को दोबारा से प्रिपेयर करने में। क्या कहा जाता है? ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग करो, क्लीन खाना खाओ, तड़का छौंका मत लगाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, और ईश्वर के ध्यान में रहो। लॉजिक को इमोशन से जोड़। तो हमारे बुजुर्ग कहानियों के जरिए हमें बता के गई ये बात। देवी का अपना महत्व है, लेकिन इनका फिजिकल महत्व भी है। अब ये ना, उन्होंने लॉजिक को डिफीट कर दिया इमोशन से, कि अगर ऐसा करोगे तो देवी खुश होंगी तुम्हारे ऊपर और उनकी साक्षात कृपा प्राप्त होगी, और जब भगवान कृपा करते हैं तो धन धान्य फल फूल सुख सुविधाएं सब कुछ तुम्हें मिलता है। तो उस बच्चे को, जिसको इन 9 दिनों के लिए प्रिपेयर करना था कि वो भारी खाना ना खाए, उसको ये कह दिया कि बस तुम माता का ध्यान करो और हल्का खाना खाओ और उपवास करो। कितना सरल हो गया। तो ये एक तरीके का हिप्नोटिक प्रोसेस क्रिएट कर दिया गया। उसको इमेजिनेशन में देवी दिखाई गई, उसको देवी की शक्तियों के बारे में बताया गया, फिर देवी के 9 रूपों का वर्णन किया गया, फिर उनकी कथाएं कही गई, कहानियां कही गई। एवरीथिंग इज एक्चुअली इज वेरी हिप्नोटिक। तो जैसे अगर सबकॉन्शियस माइंड को कुछ समझाना है तो वो इमोशन की लैंग्वेज से समझ में आएगा। सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, उसको एक चीज छुड़ानी है तो दूसरा कोई बड़ा रीजन देना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती है, मान लेते हैं कोई लड़का है जिसको आप ये कह दें, 14-15 साल का बच्चा है, कि आपको पूरा दिन यहाँ धूप में खड़े होना है और आपको ये काम करना है, शायद वो ना करे, लेकिन उसको क्रिकेट खिलाओ आप। अगर वो क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट लवर है, तो वो पूरा दिन धूप में खेल सकता है। वो चाहे पूरे दिन का भूखा हो, संडे को सुबह 5 बजे जाग के प्लेग्राउंड में खुद ही पहुंच जाएगा, क्योंकि नींद से बड़ा इमोशन उस वक्त क्रिकेट है। लेकिन आप लॉजिकली उसको रोज बोलो उठ जा स्कूल जाना है, उठ जा स्कूल जाना है, बाकी 6 दिन शायद उसको परेशानी हो सकती है। सेम चीज मेरे बेटे के साथ होती है, वो फुटबॉल प्लेयर है। तो जैसे ही फुटबॉल का डे होता है ना, अगर अर्ली मॉर्निंग उसका बैच है, वो सुबह सुबह 6 बजे उठ जाता है, अदरवाइज वो उठ नहीं पाता, ऐसे बिना अलार्म क्लॉक के वो उठ जाता है। राइट। तो उस दिन नींद से बड़ा इमोशन है फुटबॉल। और ये किसने डिसाइड किया कि ऐसा करना है? सबकॉन्शियस माइंड ने, उसके माइंड ने। तो लॉजिकल माइंड चाहे कितनी भी कोशिश करे, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो इमोशंस हैं वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। न सिर्फ लाइफ को, सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या कंट्रोल करता है? आपका जितना भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, आपकी पलकें झपकना, अंदर जो चल रहा है आपकी मर्जी के बिना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। आपका हैबिट्स, एडिक्शंस, रिलेशनशिप पैटर्न्स, जितने भी बिहेवियरल पैटर्न्स, ये सारा आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे किसी ऑब्जेक्ट के साथ, प्लेस के साथ, व्यक्ति के साथ, रिलेशनशिप कनेक्शंस, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। आपके इंट्यूशन, रिलीजियस बिलीव्स, सेंटिमेंट्स, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कंट्रोल करता है। डेवलपमेंटल स्टेजेस, आज इतना सीख लिया, कल इसमें कुछ और ऐड करना है, परसों कुछ और ऐड करना है, ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो मतलब आपके जो करोड़ों बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उनको आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। आपके बिलीफ सिस्टम के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। हर चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड है जो आपको सर्वाइवल में मदद करता है, सही फैसले लेने के लिए एडवाइसेस देता है, क्रिटिकली चीजों को सोच पाता है, लेकिन कोर इमोशन आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो समझ लीजिए कि आपका जो पावर हाउस है, जो आपका राजमहल जिसमें सबसे ज्यादा खजाना है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर लें तो आप कुछ भी चीज उसके अंदर जाके चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अल्फा एंड थीटा, ये जो 2 स्टेट हैं, इनके जरिए सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से जाया जा सकता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है? इमेजिनेशन एंड इमोशन। तो जिनकी इमेजिनेशन पावर ज्यादा होती है, जो इमेजिन कर सकते हैं चीजों को, तो वो ज्यादातर सबकॉन्शियस माइंड पावर उनका हाई रहता है। यस, ओवरथिंकर्स यही तो होते हैं। तो ये बुरा है ना ओवरथिंक करना? ओवरथिंकिंग इज अ स्किल। अगर उसको यूज करना सीख लें तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल माइंड। लेकिन अब आप बैठे बैठे कैमरा से शुरू हुए, कैमरा से स्क्रीन पे पहुंचे, स्क्रीन से फिर आंखों पे पहुंचे, आंखें खराब होने पे पहुंचे, तो वहां से फिर ब्लाइंडनेस पे पहुंच गए, ब्लाइंडनेस से फिर कुछ और पे। ओवर एनालिसिस करना, जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब वो ओवर थिंकिंग जो है वो आपकी प्रॉब्लम है। अदरवाइज ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये हमारे हेल्पिंग टूल्स हैं।
इनको यूज करना नहीं आता है बस हमें। अपनी एंजाइटी कैसे हाँ, हेल्पिंग टूल्स हैं? एंजाइटी क्या होती है? आपकी बॉडी एकदम से इंस्टेंटली ब्लड शूट करती है। आपको कोई भी खतरा सेंस हुआ, कोई भी अनसर्टेनिटी सेंस हुई, कोई भी ऐसी सिचुएशन सेंस हुई कि यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है, आपके माइंड ने तुरंत उस सिचुएशन को समझा और आपके वेगस नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर दिया, आपके डिफेंस मैकेनिज्म को कहा तैयार हो जाओ। अब ऐसे में दो चीजें होंगी, फाइट या फ्लाइट, या तो यहाँ से लड़ेंगे हम या यहाँ से भागेंगे। दोनों के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी। तो आपका वेगस नर्वस सिस्टम, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो आपके अंदर ब्लड को शूट करेगा। आपके पूरे नर्वाइन सिस्टम से, आपके वेगस नर्वस सिस्टम से आपके अलग अलग ऑर्गन्स को मैसेज जाएगा, लड़ने के लिए भी, भागने के लिए भी। ग्लूकोज तेजी से सिक्रीट होगा, आपका लीवर हाइपर एक्टिव हो जाएगा, आपका हार्ट तेजी से ब्लड पंप करेगा ताकि हर एक बॉडी पार्ट में ब्लड पहुंचे, आपके अंदर एनर्जी आए, आप लड़ सको या भाग सको। फिर आपका थायराइड ग्लैंड भी अपना काम करेगा, आपकी किडनीज अपना काम करेंगी। तो अभी वो सिचुएशन जो है सिर्फ आपको प्रिपेयर कर रही है थ्रेट के लिए, ठीक है? ये हो गया आपका नेचुरल एक मैकेनिज्म। लेकिन अगर किसी को रात को 2 बजे बिना रीजन के ये हो रहा है, ये है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी जो है, एंजाइटी का मतलब होता है अवसाद। एंजाइटी जो है वो जब डिसऑर्डर है तो वो परेशान कर रही है। उससे पहले अभी क्या है ना, लोगों ने ना बहुत मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, इनको बहुत कॉमन वर्ड बना दिया और बहुत अजीब तरीके से इंटरप्रेट करना चालू कर दिया, ग्लोरीफाई कर दिया, ओवर ग्लोरीफाइड। क्योंकि पीपल आर नॉट वर्किंग ऑन देयर स्किल्स, रादर वर्किंग ऑन देयर स्किल्स। अपनी क्वालिटीज पे काम करने के बजाय वो सिंपैथी लेने के तरीकों पे काम करते हैं। क्योंकि हमें बचपन में सिखाया गया है ना, गिरोगे तो मम्मी पापा प्यार करते हैं फिर गोदी में उठा के। तो 90% लोगों को लगता है कि मेरा पेन देख के मेरा पार्टनर, मेरा बॉस, मेरा पड़ोसी, मेरा दुकानदार, मेरा भगवान मेरा पेन देख के मेरी प्रॉब्लम ठीक करेगा। तो कमिंग टू द पॉइंट कि एंजाइटी जो है वो जब वो रात को 2 बजे बिना रीजन के ये सब कुछ हो रहा है, वो पैनिक अटैक्स हैं, वो एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो नेगेटिव है। उसको हमें समझना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप थ्रेट में हो, कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है जो जहां आपका माइंड, ये तो पॉजिटिव है ना, आपका माइंड आपका डिफेंस मैकेनिज्म को तो एक्टिव रखेगा ही ना, उसका काम है ये। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फियर है। लोग फियर फोबिया को मानते हैं, गलत है। व्हाट इज फियर? फियर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी सिग्नल देती है। यस, आप जैसे आपके साथ 2-2.5 साल पहले कुछ ऐसा हो गया, तो उसके बाद आपके माइंड ने एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर लिया ना, कि देखो पिछली बार ऐसा हुआ था, तो थोड़ा सोच समझ के जाना। अब आप उसको ईज आउट कर लोगे, धीरे धीरे उसके साथ कॉप अप करना चालू कर दोगे, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो ईज हो गया, शांत हो गया। लेकिन अगर दिन में 10 बार वो हिट कर रहा है, अब ये एंजाइटी डिसऑर्डर में बन जाएगा, अब ये पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये आपको फोबिक रिस्पॉन्स में चला जाएगा कि आप रैशनली भी इसको क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हो। ये तो हो ही रहा है, अब तो गरम तेल देखते ही हो रहा है, अब तो कुत्ता देखते ही अपने आप ही पैनिक अटैक आ रहा है, क्योंकि आपने उसको रैशनली डील करने का टाइम ही नहीं लिया। तो हम अपने माइंड को अगर समझें और सबकॉन्शियस माइंड को उसका काम करने दें और उसमें अपने हिसाब की इंफॉर्मेशन डालते रहें, तो हम पैनिक डिसऑर्डर, हम एंजाइटी, ये सब चीज़ों को जो नेचुरल प्रोसेस है, इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ हिप्नोसिस हेल्प अस। तो सर आपने ये तो बहुत अच्छा बताया सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो अभी मुझे जानना है ना कि हिप्नोसिस के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को कैसे पावरफुल कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, मैं आपको एक सेल्फ हिप्नोसिस का एक मेथड बता देता हूँ, ठीक है? सेल्फ हिप्नोसिस की एक टेक्निक बता देता हूँ मैं आपको। तो योग निद्रा मोस्टली सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि योग निद्रा पतंजलि योग सूत्र में एक तरीका बताया गया है कि आप एक शांत जगह पर लेट जाइए। लेटने के बाद आपको अपने पैर के अंगूठे से शुरू करना है और इमेजिन करना है, फील करना है कि आपके पैर के अंगूठे में एक रिलैक्सेशन आ रही है, फिर वो पूरे पैर में आ रही है, फिर वो आपके घुटने तक आ रही है, आपकी थाइस तक आ रही है। आपको स्टेप बाय स्टेप इमेजिन करना है कि आप रिलैक्स होते जा रहे हो। ये है योग निद्रा का प्रोसेस। लेकिन इसको हिप्नोसिस में हम कैसे यूज करेंगे? तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्टिफ, इस तरीके से स्टिफ रख लेना है, एक एक पार्ट को स्टिफ करना है। तो जैसे हम ऐसे बैठ जाते हैं और पूरी बॉडी को स्टिफ कर लीजिए, ऐसे स्टिफ 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 स्टिफ, और 5 से लेकर 1 तक की गिनती गिननी है अपने मन में, और 1 के बाद बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देना एक झटके में। 5 4 3 2 1। और इस तरह से आप 5 बार इस टेक्निक को करेंगे तो आप देखेंगे कि हर बार आप पहले से ज्यादा शांत, अंदर एक रिलैक्स स्टेट में जाते जा रहे हो और ज्यादा शांति में जाते जा रहे हो। तो जब आप 5-6 बार ऐसा करेंगे
तो डीप ब्रीदिंग की वजह से आपका माइंड एक शांत अवस्था में चला जाएगा। ये बिल्कुल वैसी अवस्था है जैसे सुबह उठने के बाद महसूस होती है या रात को सोने से पहले, नींद में जाने से पहले होती है। उस टाइम पे आप अफर्मेशन बोलें, आप इमेजिन करें, विजुअलाइज करें अपने गोल को अचीव करते हुए, या आप ऐसी कोई भी चीज़ कर सकते हैं। ये हो गई बहुत ज़्यादा फिजिकल टेक्निक। एक होती है फिर यौगिक ब्रीदिंग टेक्निक। ब्रीदिंग टेक्निक में क्या है, इसको हम बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग कर लो या 8-4 ब्रीदिंग कर लो। 8-4 ब्रीदिंग क्या है, आपको 4 सेकंड में सांस अंदर लेनी है, 8 सेकंड में एक्सेल करनी है। मतलब आपको अंदर अंदर से खुद को खाली करना है। तो इट्स लाइक, फिर इसको होल्ड करेंगे 8 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसको 8 सेकंड में ही एक्सेल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 सेकंड के लिए 4 की काउंटिंग तक अंदर लेनी है, 8 सेकंड होल्ड, 8 की काउंटिंग तक होल्ड करना है और 8 की काउंटिंग तक ही उसको रिलैक्स करना है। तो एक क्विक ये करके देखते हैं ब्रीदिंग वाला आपके साथ, ठीक है। क्लोज योर आइज। तो जैसे जैसे मैं गिनते गिनूंगा आप उस हिसाब से सांस लेंगे। ब्रीद इन 1 2 3 4, होल्ड 1, 8 तक होल्ड करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अब 6 या 8 तक एक्सेल करेंगे। धीरे धीरे एक्सेल करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए और अपना पूरा ध्यान अपनी पलकों पे ले जाइए। इमेजिन कीजिए कि आपकी आंखों के आसपास के मसल्स पूरी तरह से शांत हैं और देखिए कि इस वक्त आपकी पलकें कितनी ज़्यादा शांत हैं, आंखों के आसपास के मसल्स कितना ज़्यादा रिलैक्स हैं। इमेजिन कीजिए, फील कीजिए कि आंखों पे जैसे कोई पावरफुल ग्लू लग गया है और उसकी वजह से पलकें एकदम भारी होकर एक दूसरे से चिपक गई हैं। और आप इमेजिन कीजिए कि आप उनको जितना खोलने की कोशिश कर रहे हो, पलकें उतनी ज़्यादा लॉक होती जा रही हैं, स्टक होती जा रही हैं और एकदम लॉक होती जा रही हैं। और जब आपको लगे कि आप डीपली शांत हो रहे हो और आपकी पलकें एकदम लॉक हो गई हैं, तो आप उनको हल्का सा खोलने की कोशिश करके देखिए। आपको फील होगा कि वो एकदम भारी हैं। आप उनको खोल के देखने की कोशिश कीजिए। दे आर कंप्लीटली रिलैक्स। ओपन योर आइज। कुछ बोलिए। आपका नाम? सुप्रीता। ओके, अब आप पहले की एनर्जी और अब की एनर्जी में एक डिफरेंस देखिए। आपको यहाँ थ्रोट में एक रिलैक्सेशन फील होगी, आवाज में, आपके फेस के एक्सप्रेशंस में एक रिलैक्सेशन है। हमने सिर्फ 2 राउंड किए हैं उस ब्रीदिंग के। ऐसे ही आप 4 से 5 करेंगे तो आप अपने आप ही एक ट्रांस जैसी स्टेट में चले जाएंगे। इसके अलावा मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हैं। जैसे लोग ओम चैंटिंग करते हैं तो ओम भी आपको एकदम शांत अवस्था में ले जाता है। लेकिन लोग अधूरा करते हैं। अधूरा क्या करते हैं? या तो लोग ओ पे फोकस करते हैं, हमें म पे करना होता है। हमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स लाइक तो जब आप करते हैं तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम की तरह एक हमिंग क्रिएट हो रही है यहाँ, ये आपकी वाइब्रेशंस को हाई करती है। और फिर इसके बाद 10 to 15 राउंड्स के बाद खुद को बिल्कुल ढीला और शांत छोड़ दें। आप नेचुरली सेल्फ हिप्नोटिक स्टेट में चले जाएंगे। तो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं 10 से 15 बार। ये जो मैंने आपको योगिक ब्रीदिंग बताई 4-8, ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूरी बॉडी को स्टिफ करके रिलैक्स करके 8 से 10 बार स्टिफ करके रिलैक्स करके ये कर सकते हैं। या फिर जब आप नींद में जा रहे हैं, नेचुरली एक सेल्फ हिप्नोटिक स्टेट क्रिएट होती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ आप अफर्मेशन करते हुए सो जाइए, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। या सुबह सुबह उठते ही, जब बिस्तर से उठे नहीं हैं, आधी कच्ची पक्की नींद में है, उस टाइम आप अफर्मेशंस कीजिए या मंत्र चैंट कीजिए या जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको विजुअलाइज कीजिए। ये सब हिप्नोटिक स्टेट्स होती हैं। ये सारी हिप्नोटिक स्टेट्स हैं। आपने जो नींद वाली बात कही ना, वो मुझे बहुत इजी लगा क्योंकि सोते सभी लोग हैं। हाँ, तो उस वक्त जाने के टाइम पे अफर्मेशन करना ज्यादा इजी है, कॉन्शियस रह के। यस। और इसके अलावा क्या है कि लोग अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। तो वो प्ले करके छोड़ दीजिए। जैसे कोई पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करें। सबसे आसान तरीका है, आप अपने बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज अचीव करते हुए उसे देखना चाहते हैं, वो सेंटेंसेस एक प्यारी आवाज में, प्यारे सजेशंस के रूप में, पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में रिकॉर्ड कीजिए। कि जैसे आपके बेटे का नाम मान लेते हैं चीकू है, तो आपको बोलना है चीकू तो
चीकू को मैथ्स बहुत पसंद है, चीकू बहुत क्रिएटिव है, चीकू बहुत खुश रहता है, चीकू पता है चीकू को ना वेजिटेबल्स कितनी अच्छी लगती हैं। जो तारीफ हम बच्चे को बहलाने के लिए करते हैं, उस तरीके की पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आप रिकॉर्ड कीजिए। और जब आपका बच्चा सो रहा हो या सोने की कच्ची कच्ची नींद में हो, वो प्ले करके उसके पास रख दीजिए और उसे वो सुनते हुए सो जाने दीजिए। भले ही आप रात भर चला के रखिए, क्योंकि टेप रिकॉर्डर अंदर तो ऑन है ना, इसीलिए तो सपने आ रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है कि आपको ऐसा कोई सपना आता है और आप आँख खोल के देखते हो, अच्छा बराबर में बात चल रही थी इस टॉपिक पे। वो क्यों आता है? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन वहां से पिक हुई, कानों से आपके ईयर ड्रम से आपके दिमाग में गई, दिमाग ने उसको किसी और ही रूप में प्रोसेस कर लिया और वो सपना बन गया। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है? जैसे आप कई बार अगर कोई डर जाता है तो मान लेते हैं उसका हाथ उसकी चेस्ट पे आ गया, तो सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, उसको सपने में फील होगा कि कोई उसका गला दबा रहा है, जबकि एकदम से चौंकता है तो देखता है मेरा खुद का ही हाथ था। इसका मतलब सोने के बाद भी हमारी बॉडी आसपास से इंफॉर्मेशन तो पिक कर रही है। तो आप बच्चों के साथ स्लीप हिप्नोसिस ट्राई कीजिए, रिकॉर्डिंग करके उनके पास चलाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। पुराने ज़माने में हमारे माँ बाप हमें कहानियाँ सुनाते थे, हम लोग कहानियों में खुद को देखते थे और हमारा कैरेक्टर कहानियों से बिल्ड हो जाता था। हमें राजाओं की कहानियाँ सुनाई जाती थी, ईमानदारी की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, मॉरल वैल्यूज़। तो मॉरल वैल्यूज़ यहाँ से आ जाती थी, प्लस क्वेश्चन पूछते थे, अच्छा बताओ अब इस कहानी से तुमने क्या सीखा। हर कहानी के बाद एक होता था ना कहानी का फल, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि। तो हमारी मॉरल वैल्यूज उस वक्त ऐसे डाल दी जाती थी, और ये सबसे सुटेबल टाइम था रात का। रात को आज लोग पढ़ाई पे जोर देते हैं, मैं कहता हूँ रात पढ़ने का समय है ही नहीं। रात आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए मिलती है, रिलैक्स होने के लिए मिलती है। पढ़ने का सही समय है सुबह, लेकिन क्योंकि रात को देर तक पढ़ते हैं तो सुबह जाग नहीं पाते हैं, आपकी सर्काडियन रिदम खराब हो जाती है, आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। बॉडी और माइंड दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। माइंड खराब हुआ तो पेट खराब हुआ, शरीर खराब हुआ, या शरीर खराब हुआ तो माइंड खराब हुआ, सब एकदम खराब हो जाएगा। तो रात को अगर आपको पढ़ना है तो ऑडियो बुक्स सुनिए। अगर कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, 10th का 11th का फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो रात को बुक से मत पढ़े, लेक्चर प्ले करे और सिर्फ उसे सुने और देखे। ऑडियो विजुअल जो मीडियम है उससे, लिखना नहीं, किताब में जोर नहीं डालना है, दिमाग पे इस तरीके का प्रेशर नहीं डालना है। क्योंकि जब आप सुनते हुए रहोगे ना, तो भले आप सो भी जाओ और वो लेक्चर आपसे 40 मिनट का मिस भी हो गया है उस टाइम पे, फिर भी जब आप जैसे ही जाग के दोबारा पढ़ोगे तो वो इंस्टेंटली याद हो जाएगा, क्योंकि उस 40 मिनट के पीसेस भी हैं अंदर। पर बुक पढ़ना तो एक अच्छी हैबिट है ना रात के सोने के टाइम पे। मोस्टली इसलिए कहा जाता है ऐसा कि इससे या तो आप रीडर हो, 90% 80% लोग रीडर नहीं है। ये एक सबसे बड़ी भ्रांति है कि अच्छी आदतों के रूप में हमें हर वो चीज़ जो अच्छी आदत बताई गई है वो हमें पकड़ लेनी चाहिए। आप और मैं बिल्कुल अलग अलग इंसान हैं। आपकी और मेरी आदतें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड का लर्निंग पैटर्न बिल्कुल अलग हो सकता है। देखिए, हो सकता है आप विजुअल लर्नर हो, आप देख के सीखने वाले हो सकता है मैं ऑडिटरी लर्नर हूँ, मैं सुन के सीखने वाला हूँ। हो सकता है जो हमारे कैमरामैन है राहुल, वो काइनेस्थेटिक लर्नर हो, वो करके सीखने वाले इंसान हो। उनको जब तक खुद से बॉडीली इन्वॉल्व ना हो वो उसको ना सीख पाए। इसीलिए एक ही टीचर एक क्लास में एक ही लेक्चर देता है और उसका टेस्ट लेता है, तो कोई 90% ले आता है और कोई 35% पे रह जाता है। टीचर ने सेम चीज पढ़ाई थी, सेम ही एग्जाम्पल दिए थे, एक टाइम पे सब बैठे थे, सभी सुन रहे थे, डिफरेंस कहाँ आया? हो सकता है टीचर के पढ़ाने के तरीके से जिसने 90% स्कोर किया, शायद उन दोनों का पढ़ने और पढ़ाने का तरीका मैच कर गया, अलाइनमेंट हो गया, उसको इंस्टेंटली वो समझ में आ गया, उसके सबकॉन्शियस की नेचुरल लैंग्वेज बन गई वो। तो बुक पढ़ना अच्छी आदत है, लेकिन जो रीडर नहीं है उसके लिए बुक पढ़ना कैसे? उसके लिए तो फटीक है, उसको तो परेशान करेगा वो। ऐसे तो सुबह जल्दी जागना भी अच्छी आदत है, लेकिन अगर कोई रात को सोया ही 2 बजे है, वो बेचारा कितना ही प्रयास करेगा सुबह 4:30 बजे या 5 बजे जागने का। देखिए, मैं मानता हूँ हर चीज टाइम के हिसाब से बदलती है। आज हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, यहाँ आप और मैं कितना भी मॉरल वैल्यूज की बात करें, हम मॉरल वैल्यूज चाहते हैं अपने बच्चों में डालना, पर साथ साथ हमें फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। हमें उन्हें उनके पेस पे सिखाना पड़ेगा। तो आप अपने आप के साथ भी ज्यादती नहीं कर सकते। माँ बाप को आप कितना ही बोलो कि बच्चे को फास्ट फूड मत दो, पर उनके मन में ये एक दुख सा रह जाता है कि यार बच्चे ने मांगा, चल इतना सा तो दे ही देता हूँ, इतना सा तो खिलाए। फास्ट फूड खिलाया, अब आप फास्ट फूड के लिए मत लड़िए,
वर्कआउट की आदत कैसे डालनी है, इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। फास्ट फूड कितना कम क्वांटिटी में खाना है, उससे पहले सैलेड या उसके बाद में सैलेड ऐड करना है, इस पे काम करना चालू कर दीजिए। फोन सारा दिन चल रहा है, फोन अगर नहीं कंट्रोल हो पा रहा है तो फोन पे वो देख क्या रहा है, इस पे इसका तरीका ढूंढना चालू कर दीजिए कि इसको यूटिलाइज करने का टूल बनाया जा सकता है। फोन एक यूटिलिटी है, लाइफ इजी हुई है फोन से। लोग बोलते हैं जेनजी में ये प्रॉब्लम है, जेनजी, मुझे लगता है जेनजी जैसी ब्यूटीफुल जनरेशन हो ही नहीं सकती हमसे। ये जो जनरेशन है, हमारे और हमारे पेरेंट्स के कंपैरिजन में हम और हमारे बच्चों की जनरेशन में बहुत कम जनरेशन गैप बचा है। इन्होंने हमारा बिहेवियर भी समझा है और अपना नया बिहेवियर भी डेवलप किया है। ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन जेनजी की वजह से आया है। आज आप और मैं बैठ के पॉडकास्ट पे जो बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े स्टूडियोज चल रहे हैं, जेनजीज ने क्रिएट किया है ये प्लेटफॉर्म। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जनरेशन बेवकूफ़ है? सबसे स्मार्ट जनरेशन है, एंड जिस तेजी से ये आगे बढ़ रहे हैं वो अलग ही जेन अल्फा, अलग ही जनरेशंस क्रिएट होने वाली हैं। हम क्योंकि पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं तो हम अपनी टीस को दबाने के चक्कर में कहते हैं बच्चों को क्या पता, आजकल के बच्चों को, हम तो 8-8 घंटे जो है रात को पढ़ाई किया करते थे। इन बच्चों का काम चल जाता है सर 1 घंटा पढ़ाई करके, क्यों पढ़ेगा वो 8 घंटे? मेरे दादाजी ने अगर तेल के दिए के नीचे बैठ के पढ़ाई की क्योंकि रिसोर्सेज वही थे। इनके पास एसी लगा हुआ कमरा है, वो पढ़ेगा भाई एसी में। अगर मेरे दादाजी या मेरे पास पढ़ाई के अलावा चारा नहीं था, इनके पास चारा है, वो डांस करके भी कमा रहा है और अच्छा कमा रहा है। और किसी नौकरी लगे हुए को ये कह सकता है कि आप मेरे पास एडिटर की जॉब करोगे? जो आदमी पूरा सीखा हुआ, ट्रेंड, अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, वो किसी कंटेंट क्रिएटर के पास जाके किसी उसका अकाउंटेंट है जिसने रातें काली की हैं किताबें पढ़ के, और इसको सिर्फ डांस आता है। तो बड़ी कमाल की जनरेशन है ये। तो बुक पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर बुक आपका नेचुरल फ्लो नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे आप? सर थोड़ी देर पहले ना आपने बात की थी कि हम भूलते नहीं हैं, ठीक है? तो बात से ना मेरे को एक विजुअल याद आ गया अपरिचित मूवी का। उसमें हमने देखा था ना कि कुछ तो वो थेरेपी कराते हैं, ट्रिपल पर्सनालिटीज होते हैं उनके, मल्टीपल पर्सनालिटी होते हैं, थेरेपी करा के वो एक पर्सनालिटी बाहर आ जाता है उनका। तो वो मूवी का क्या था और ये थेरेपी क्या थी? ये भी हिप्नोसिस है? ओके, तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, एक माइंड की एक कंडीशन है। ये हमारा कोपिंग मैकेनिज्म है। पहले समझते हैं ये होता क्या है। हम सबकी पर्सनालिटी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आप जैसे इस वक्त मेरे साथ हैं, वैसे आप अपने घर पे तो नहीं है। जैसा आप अपने मम्मी पापा से बिहेव करते हैं, हो सकता है वैसा आप अपने इन लॉज के साथ ना करते हो, भले कितनी ही फ्रीडम हो। दुकानदार के साथ अलग है, मंदिर में जाके एक अलग कैरेक्टर बन जाते हैं हम सिनेमा हॉल में एक अलग कैरेक्टर बन जाते हैं। हमारे अंदर पर्सनालिटी के अलग अलग फेसेस तो हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा माइंड किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या किसी ट्रॉमा से डील करने के लिए एक अलग पर्सनालिटी क्रिएट कर लेता है। जैसे डरा हुआ इंसान या तो लड़ेगा या भागेगा। अब अगर किसी को रोज डराया जा रहा है, या तो वो बहुत डरपोक बन जाएगा, या वो एक दिन विद्रोह करेगा और वो फिर डरना ही छोड़ देगा। अब उसकी पर्सनालिटी उस ट्रॉमा को डील करने के लिए एक नया चेहरा चुन चुकी है। तो मल्टीपल पर्सनालिटी में ये होता है, लाइफ में जब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बहुत गहरे रहे होते हैं तो माइंड उस सदमे को भुलाने के लिए या उससे कट होने के लिए उसको डीप अनकॉन्शियस में डाल देता है। तो जो मैंने फाइट एंड फ्लाइट बताया था, उसका एक तीसरा स्टेप होता है, वो होता है फ्रीज। फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। कोई सिचुएशन में आपने सुना होगा कि इंसान को सदमा लगा और वो बेहोश हो गया। मूवीज में बहुत दिखाते हैं। किसी, जैसे माँ ने सुना कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया और माँ एकदम से शॉक में आके गिर गई, और जब वो होश में आई तो उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो पागल सी हो गई है। तो ये जो पागल सा हो जाना है, ये क्या है? ये कॉपिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि माइंड को पता है कि जैसे ही ये आदमी होश में आएगा और वो ट्रॉमा फिर से याद करेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए वो उन यादों को अनकॉन्शियस में डाल के उनके ऊपर एक अलग पर्सनालिटी क्रिएट कर लेता है, बैरियर लगा देता है, बैरियर की तरह। तो एक पर्सनालिटी दूसरी पर्सनालिटी के उस खालीपन को भरती है। जैसे भूल भुलैया मूवी आपने देखी है, जो सबसे पहला पार्ट था, उसमें दिखाया गया है कि विद्या बालन का जो कैरेक्टर है उसके अंदर मंजुलिका की आत्मा आ जाती है। अब मंजुलिका को फिर बाद में डिकोड किया गया कि क्योंकि विद्या जो है वो बचपन से अपने नानी के घर रही, उसके घर में उसको ऐसा माहौल मिला जहाँ बहुत सप्रेस्ड रही, वो उसको खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला, उसको किसी लड़के से प्यार था। ऐसे ही फिर मंजुलिका की कहानी है।
मंजुलिका को भी किसी से प्यार था, वो छुप के देखती थी उसे। तो धीरे धीरे विद्या ने उसके दर्द को समझना चालू किया और उस कहानी में इतना खो गई कि वो उस कहानी का पार्ट बन गई। तो जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती जिसमें कोई किसी के प्यार को धोखा दे रहा है या क्या उसको कोई चीज नहीं मिल रही है, उसका वो ट्रॉमा एक्टिव हो जाता है और मंजुलिका वाला पार्ट बाहर आ जाता है। तो और ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ये इसी तरह से होता है, ये कॉपिंग मैकेनिज्म है। अब आते हैं इस बात पे कि वो भूलता है, कि मैंने कहा था हिप्नोसिस में कि भूलते नहीं है। ये तो बना ही इसलिए है कि पिछले ट्रॉमा को भूल पाए। माइंड ने ये पर्सनालिटी क्रिएट ही इसलिए की है ताकि पेन को भूल पाए। तो ये पर्सनालिटी क्रिएट करने का पहला स्टेप ही है पुरानी पर्सनालिटी को भूलना। लेकिन इसमें एक और खासियत ये होती है, जब ये पर्सनालिटी एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी अलग अलग टाइम पे आती हैं तो बाकी पर्सनालिटीज उनको याद नहीं होती है। ये हमारे माइंड की कॉम्प्लेक्स गेम है। हमारा माइंड जब जैसे अपरिचित के 3 कैरेक्टर हैं, एक है अम्बी, एक है रेमो और एक है अपरिचित। रेमो जो है वो उसका लग्जरी वर्जन है कि वो लड़की का जो भी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, तो वो उस लड़की को कैसे इम्प्रेस करेगा, क्योंकि उस लड़की को एक फ्लैम्बॉय लड़का पसंद है, अमीर, जो अच्छा दिखता हो। तो अम्बी की पर्सनालिटी के अंदर ये ट्रॉमा दफन है कि मैं वैसा नहीं हूँ। तो उसके माइंड ने एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट कर दिया जो उस लड़की को पसंद आ सके, और वो रेमो बन गया। फिर वो समाज के पेन को देख के भी परेशान है, क्योंकि उसको ज्ञान, होश में तो उसको ये पता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो इस सप्रेशन से डील करने के लिए अपरिचित का कैरेक्टर क्रिएट हो गया। अब जब अपरिचित रहेगा उस वक्त अम्बी नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसकी वीकनेस को दर्शाता है। और अपरिचित बहुत स्ट्रांग है। तो एक ही टाइम पे आप वीक और स्ट्रांग नहीं होगे, या तो आप प्रॉब्लम से लड़ रहे हो या आप अम्बी की तरह भाग रहे हो प्रॉब्लम से। तो इसीलिए याद नहीं रहता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां से एक चीज सीखी जा सकती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से ये सब ठीक हो जाता है? ऐसे तो कोई कुछ भी अचीव कर लेगा, ऐसे तो फिर मैं तो ये विजुअलाइज करता हूँ कि मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ तो मैं बन जाऊंगा क्या? या मैं विजुअलाइज करता हूँ कि मेरे बैकयार्ड में एक 5 जेट खड़े हैं, क्या हो जाएंगे क्या? आप समझिए कि पहली तो चीज ये है कि सिर्फ विजुअलाइजेशन ही नहीं करना है, इसके स्टेप्स होते हैं। लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि अगर आप डीपली विजुअलाइज करते हो तो आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। आप अगर वो मूवी को रियलिटी में भी देखोगे ना, तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज होती हैं, अगर मान लो एक लड़का है जिसके अंदर एक बूढ़े आदमी की पर्सनालिटी है, तो जब वो पर्सनालिटी एक्टिव होगी ना, तो उस लड़के को, चाहे वो 25 साल का है, उसकी कमर अपने आप झुकने लगती है। उसको ये फील होगा कि वो थक रहा है बहुत जल्दी। आप देखिएगा, आपको YouTube पे मिल जाएगा, इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं। ये तक देखा गया है कि अगर 2 पर्सनालिटी हैं, एक पर्सनालिटी को डायबिटीज नहीं है और दूसरी पर्सनालिटी का मानना है कि मैं डायबिटिक हूं, तो जैसे ही वो डायबिटिक वाली पर्सनालिटी एक्टिव होती है, बॉडी का इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी का ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। सिर्फ फेक पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उसके क्रिएट होते ही बॉडी के अंदर इंसुलिन हिल रहा है, ग्लूकोज अफेक्ट हो रहा है, बॉडी में पेन घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो ये विजुअलाइजेशन का ही तो असर है। तो उस फेक पर्सनालिटी को दबाया कैसे जा सकता है? ये तो क्लिनिकली ट्रीट करने की प्रॉब्लम्स हैं। इनको हम ऐसे बैठ के इस तरीके से इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये क्लिनिकली इनके ट्रॉमास को रिलीज किया जाता है, इसमें मेडिकल हेल्प भी ली जाती है। मैं अगर हिप्नोसिस सिखाता हूँ तो मैं अपने सब स्टूडेंट्स को यही सिखाता हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको आपको सपोर्ट की जा सकती है हिप्नोसिस या एनएलपी से। लेकिन क्योंकि ये साइकोसिस है, न्यूरोसिस का पूरा, मेडिसिन का भी इसमें कॉम्बिनेशन है, तो आपको मेडिसिन भी उसमें चाहिए होती हैं। हाँ, लेकिन विजुअलाइजेशन से मैं ये बताना चाह रहा था कि जब अम्बी अपरिचित बन के इतनी स्ट्रांग ताकत ले आता है अपने अंदर, जब आप अपने आप को विजुअलाइज करते करते इस लेवल पे ले जाओगे ना, तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप ट्रांसफॉर्म होने लगती है, अपने आप आपके अंदर वो चेंजेस आने लगते हैं। तो लोग मानते हैं कि सिर्फ विजुअलाइजेशन चेंज आ जाएगा। हाँ, आ जाता है। तो उसके अंदर कितना पहले से वो ताकत है, तभी तो वो प्रोजेक्ट कर पा रहा है। सबके अंदर है ना वो ताकत। हमारा बैरियर हम खुद हैं। देखिए,
एक टाइम पे ये माना जाता था कि 4 मिनट में 1 मील कोई नहीं दौड़ सकता. इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बॉडी टू रन. रॉजर बेनिस्टर एक बंदा हुआ जिसने ये बात सुनी नहीं. उसने 3 मिनट 59 सेकंड या 58 सेकंड में वो कर दिया. तब से लेके अब तक हजारों लोग ये रिकॉर्ड कर चुके हैं. तो एक बार जब हम ये मान लेते हैं, ये ना NLP में हम पढ़ते हैं कि हमारी कुछ सब मोरालिटीज हैं. उनमें से एक सब मोरालिटी है कि इफ वन पर्सन कैन अचीव इट, एनीबडी कैन अचीव इट. क्योंकि इससे ये तो पता लगता है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल है. आप इन ह्यूमन, जिसको हम कहते हैं ना, कोई ऐसी एबिलिटी जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, जैसे आदमी के पंख कभी पैदा नहीं होंगे, वो उड़ेगा नहीं. अगर दुनिया में एक भी ऐसा एग्जाम्पल होता तो दूसरा जरूर मिलता आपको. लेकिन हाँ, आदमी इतना ताकतवर हो सकता है कि वो एक हाथ से 200 किलो उठा ले, क्योंकि स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन में ऐसे लोग हैं जो 500 किलो, 600 किलो, 700 किलो उठा लेते हैं. तो अगर एक पर्सन कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है. सो देयर इज नो यूनिक क्वालिटी, बट इफ समबडी हैज दिस क्वालिटी, अदर पर्सन कैन ऑल्सो डू. आपने देखा होगा कि जब हम ट्रॉमा में होते हैं, हमारे अंदर अजीब सी ताकत आ जाती है. अगर किसी को पता चले कि सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी है और उस बिल्डिंग में उसका बच्चा है, तो वो नॉर्मली जितना ताकतवर है उससे कहीं ज्यादा गुना ताकतवर और रिस्क टेकर बन जाएगा. कहाँ से आई ये ताकत? ये आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिव हो गया है. ये ताकत है हमारे अंदर. अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं, अगर हम उसको कंट्रोल करके अपने माइंड को प्रिपेयर करना जानते हैं, तो हम हर चीज अचीव कर सकते हैं. बस प्रॉब्लम ये है कि लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं. बात कर रहे हैं तो शैलो लेवल पे बात हो रही है. लोग बोलते हैं सर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करता हूँ, रिजल्ट नहीं आते. मैनिफेस्टेशन करता हूँ, रिजल्ट नहीं आते. आप सही स्टेट में जा ही नहीं रहे. आप, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप होश में बैठ के और जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ ये सब कर रहे हो. नहीं आएगा इससे रिजल्ट. क्या आप उस एनर्जी से अलाइन हुए? क्या आप डीपर लेवल पे गहराई में गए? और अगर आप डीपर लेवल पे गहराई में चले गए हो, उसके बाद तो फिर लोग पता नहीं कुछ भी बोल रहे हैं. फिर तो लोग वो कॉन्वलेक्सा बोल के भी पैसा कमा रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा. बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे भाई मुझे तो कॉन्वलेक्सा से मिलता है रिजल्ट. और बहुत लोगों कहेंगे मैं पिछले 10 साल से लक्ष्मी व्रत रखता हूँ, फिर भी माँ लक्ष्मी ने अभी पूरी दया नहीं की, पूरी कृपा नहीं की है. घबराते हैं ना लोग ऐसी चीज़ों एक्सपीरियंस शेयर करने से. वो कॉन्वलेक्सा वाले के साथ क्या हुआ? कॉन्वलेक्सा वाला अगर उसका बिलीफ सिस्टम सही स्टेट में है और अलाइन हो गया और उसको ये फेथ आ गया कि यूनिवर्स मेरे ऊपर अपना पैसा बरसा रहा है, वो कॉन्वलेक्सा बोले, वो एलेक्सा बोले, वो जय श्री राम बोले, वो धन कुबेर लक्ष्मी बोले, वो श्रीम ब्रीजी बोले, वो जो मर्जी बोले, अगर वो अलाइन है उस एनर्जी के साथ तो अपने आप फ्लो में रिजल्ट आने लगेंगे. यहाँ आके मैं कहता हूँ कि इसीलिए हर इंसान को हिप्नोसिस की समझ होना जरूरी है. इसीलिए आपको पता तो हो आपके पावर हाउस में है क्या. आप बस ऑन ऑफ इमोशन में चले जा रहे हो. इमोशन ऑन हुआ, गुस्सा आया, गुस्सा दिखा दिया, प्यार आया, प्यार कर दिया, नींद आई, सो गए, खाना आया सामने, खा लिया, भूख नहीं है तो नहीं खाया, ऑफ हुए, जैसा ट्रिगर आया वैसा हमने रिएक्ट कर दिया. होशपूर्ण जीवन जीने के लिए इस पॉडकास्ट में हमने यही समझा कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या है. उसको जीने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के तरीके सीखने हैं. भले हिप्नोसिस सीखो, भले NLP सीखो, भले कुछ भी करो, अपने लिए 10 मिनट निकालो तो आप ऐसी पर्सनालिटी खुद ही बना लोगे अपने अंदर. तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छे से आपने डिटेल में बताया और ये प्रैक्टिस हमें अपनी लाइफ में करनी ही चाहिए. थैंक यू. थैंक यू सो मच सुप्रीता, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. और इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन रही आज की. तो मैं एक काम करता हूँ, आपके व्यूवर्स के लिए मैं अपना सेल्फ हिप्नोसिस का एक फ्री लेक्चर आपको लिंक भेज दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लगा दीजिएगा. बिल्कुल. थैंक यू सो मच.